नमस्ते, मैं निशा जैन। आज का टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ करप्शन। हमने बहुत लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके लिए हमें बहुत बलिदान देने पड़े। बहुत सालों बाद हमें आज़ादी मिली। हमारे कई नेताओं ने पहले से योजना बना रखी थी कि भावी भारत को दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में स्थापित करेंगे। महात्मा गांधी ने तो सर्वोदय समाज और राम राज्य की स्थापना के लिए कल्पना की थी, लेकिन उनकी कल्पना साकार नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ स्वतंत्रता के सुखों पर स्वतंत्रता के लालची लोगों ने अपना कब्जा व एकाधिकार कर लिया। इस तरह जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस स्वतंत्रता का दूसरे लोगों ने सुखों के कारण उसे अपने चंगुल में ले लिया, और इस तरह हमारी स्वतंत्रता में हमें वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए जो हमने सोचे थे। हमारी आर्थिक दशा तो अंग्रेज़ों के समय से ही चिंताजनक थी, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली और हमारी आर्थिक दशा और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि जो सत्ता के कर्णधार थे उनमें सत्ता पाने की होड़ सी लग गई, और इस तरह से वे नैतिक पतन की ओर जाने लगे। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पतन का, भ्रष्टाचार का तीव्र गति से बढ़ने लगा और भ्रष्टाचार पनपता चला गया। लोग ये सब देखकर समझ रहे थे और निराश हो रहे थे। उस समय कुछ विरोधी दल भी थे जो इसका भरपूर विरोध करते, लेकिन चूँकि हमारी शासन व्यवस्था नई नई आई थी तो हमारे यहाँ के उस समय के कुछ नेता उसे संभालने में लगे थे, और कुछ नेता जो मौके का फ़ायदा उठाकर घुस गए थे वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे। अंग्रेज़ों के समय से ही हमें भ्रष्टाचार मिला। इस भ्रष्टाचार का जन्म हमें अंग्रेज़ों के काल से ही प्राप्त हो चुका था। अंग्रेज़ों ने उस समय अंग्रेज़ों में छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार विद्यमान था। पुलिस, कचहरी, एक्साइज, नहर विभाग, जन कार्य और आदि इत्यादि कार्यों में ये भ्रष्ट तरीके मौजूद थे, पर ये निम्न स्तर पर थे, और निम्न स्तर पर रिश्वत, उपहार, मासिक पारितोषिक इत्यादि रूपों में मौजूद था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस द्वितीय विश्व युद्ध में भ्रष्टाचार निम्न स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंच गया। अरबों रुपए की सैनिक सामग्री खरीदी गई, चंदे इकट्ठे किए गए, परिवहन, खाद्य सामग्री की व्यवस्था, नियुक्तियां आदि ऐसे मौके थे जिन पर सामान्य अफसरों तक ने अनैतिक रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार किया। उस समय ब्रिटिश सरकार का ध्यान जीत पर केंद्रित था, इसलिए उसने इन बातों पर, इन प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार अभी ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ों को, भारत के अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का ऑर्डर दे दिया, और इस तरह से जो उच्च स्तर के अधिकारी थे वे अपना सारा सामान बांधने में लग गए, और उन्होंने भी इसकी जांच, भ्रष्टाचार की या रोकथाम की ओर ध्यान नहीं दिया, और 1947 में सत्ता हस्तांतरित हो गई।
इस तरह से अंग्रेज़ों से, अंग्रेजी सरकार से हमें भ्रष्टाचार भी उत्तराधिकार के रूप में मिला। और जो हमारे नए मंत्री बने वे अनुभवहीन थे, उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, तो उन्हें जब शासन की व्यवस्था संभालनी पड़ी तो उन्हें जो यहाँ के पुराने घाघ, ICS इत्यादि अधिकारी थे उन पर पूर्ण भरोसा करने पर मजबूर होना पड़ा। और जब तक वो शासन चलाने के बारे में पूरी जानकारी पा पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्टाचार की बीमारी बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैल गई थी। इसको रोकना जरूरी था। पंडित नेहरू के काल में कई नेता समझते थे कि अब कांग्रेस दल को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता, और इस तरह से उनमें एकाधिकारवादी मनोवृत्ति पनप गई, जिससे भ्रष्टाचार पनप गया। पंडित नेहरू के देहावसान के बाद जनता की यह धारणा बनी कि अब कांग्रेस का पतन हो जाएगा। उन्होंने दूसरे दलों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन 1966 में कांग्रेस का नेतृत्व नेहरू की पुत्री का सत्ता में आना मानो नेहरू का पुनः आगमन हो गया। जनता को लगा कि अब कांग्रेस सही है, और इसी वजह से 1971 में इंदिरा गांधी को अभूतपूर्व सफलता मिली, जिससे फिर एकाधिकारवादी मनोवृत्ति पनपी, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 वर्ष की अयोग्यता उन पर आरोपित कर दी। इस कोर्ट के भ्रष्टाचार के फैसले को सुनकर पूरे देश की जनता और सभी विरोधी दल आक्रोशित हो गए और उनमें तीव्र उत्तेजना भर गई। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि कांग्रेस को 26 जून 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने पर बाध्य होना पड़ा। इस तरह से स्थितियां सही तो नहीं हुई, लेकिन लोगों ने आंदोलन जारी रखे। ये भ्रष्टाचार एक सरकार तक ही सीमित नहीं है, ये एक राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्या भी है। भ्रष्टाचार का उल्लेख कौटिल्य ने भी किया है। उनके भी अपने समय में भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार का आरंभ ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था। ब्रिटिश काल में प्रारंभ में तो रिश्वत थी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भरपूर तेजी से भ्रष्टाचार हुआ, और इस तरह से हमारे यहाँ भ्रष्टाचार आ गया। और हम जब तक शासन चलाने की प्रणाली व्यवस्था सीखते और ये बढ़ता गया, हम इसे दूर नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार कानून बनाने से दूर नहीं होगा, इसके लिए हमें राष्ट्रीय चेतना पूरे देश में जगानी होगी। भ्रष्टाचार उस समय भी नहीं हुआ था जब हमारे देश में आज़ादी होने के लिए हमारे देश के लोग संगीनों की नोक पर भी अपने दृढ़ संकल्प, अपने चरित्र से नहीं डिगे, लेकिन आज वह कुछ कागजी मुद्राओं पर बिक रहे हैं। देश का दुर्भाग्य इससे ज़्यादा और क्या होगा।
हमने अपने लक्ष्य बदल लिए हैं। इस कारण हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है। अब हमारे यहाँ भौतिकतावाद को लक्ष्य बना लिया है और उपयोगितावादी सिद्धांत को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है, जिससे हमारे यहाँ नैतिक चेतना चली गई। और जब हम इस तरह के लक्ष्य बदलते हैं तो अनैतिकता को क्रांति मिलती है और इस अनैतिकता के बाहुल्य से भ्रष्टाचार बढ़ता है। और अगर नैतिकता का पालन करें हम तो भ्रष्टाचार में कमी आती है। इस तरह से हमें अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करना ही है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उस समय संथानम समिति की नियुक्ति हुई। 1964 में संथानम समिति ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें 14 मुख्य कारण व कुछ अन्य कारण बताए, जिन्हें हम अगले चरण में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।